इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेटेरोजंक्शन क्या होता है और कितने टाइप के हेटेरोजंक्शन होते हैं और उनके एनर्जी बैंड डायग्राम। ओके, तो हेटेरोजंक्शन सिमिलर टू होमोजंक्शन और मेटल सेमीकंडक्टर और मेटल मेटल जंक्शन। तो होम जंक्शन क्या होते हैं? एक ही मटेरियल से बने हुए। जैसे हम पीएन जंक्शन की बात करें तो उसमें पीवी सिलिकॉन का है और एनवी सिलिकॉन का है, ठीक है। और मेटल सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि जैसे गोल्ड और सिलिकॉन का जंक्शन, क्योंकि वहां भी एक जंक्शन बनेगा, या गोल्ड और प्लेटिनम का तो मेटल मेटल जंक्शन हो गया। तो डिफरेंट काइंड के जंक्शन हो सकते हैं। तो हम लोग होमो जंक्शन ऑलरेडी जानते हैं कि उनकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे फॉर्मेशन होता है। जैसे ये सेपरेट है, सपोज ये एन सेमीकंडक्टर है और ये पी है। जब हम उनको फैब्रिकेट करेंगे तो इक्विलिब्रियम में फर्मी लेवल कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद बैंड फॉर्मेशन होगा। ये पूरी स्टोरी हम लोग जानते हैं। ओके, तो हेटेरोजंक्शन का मतलब क्या होगा? हेटेरोजंक्शन का मतलब होगा जब हम सेपरेट थे, तो जब होमोजंक्शन की हम बात कर रहे थे तो ईसी और ईवी ये दोनों एक ही पोजीशन पे थे होमोजंक्शन, और दोनों का वैक्यूम लेवल जो हम लोग जानते हैं उससे डिस्टेंस ईसी का सेम होता है होमो जंक्शन, ठीक है। और हेट्रो में क्या होता है कि मटेरियल ही डिफरेंट है, ये जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, बट हेट्रो जंक्शन में क्या होता है, मटेरियल चेंज हो जाता है। सपोज ये सिलिकॉन है तो इसका जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और या वर्क फंक्शन से डिफरेंट, फर्मी लेवल से हम डिफरेंट ले सकते हैं, जिसको कहते हैं वर्क फंक्शन, तो वो अलग होगा। सपोज यहाँ पे है इसका फर्मी लेवल, तो वर्क फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। इसका वर्क फंक्शन φ1 है, इसका φ2 है। इन केस ऑफ होमो जंक्शन φ1 r इज इक्वल टू φ2। इन केस ऑफ हेटेरो जंक्शन φ1 इज नॉट इक्वल टू φ2। तो दूसरी मैकेनिज्म, दूसरे तरीके से हमें उन्हें समझना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो तीन तरीके के जंक्शन बनते हैं इन जनरल। पहला टाइप 1 है जिसको कहते हैं स्ट्रेडलिंग। तो इसमें जो दो मटेरियल होंगे, एक वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, दो मटेरियल लेते हैं Eg1 और Eg2। Eg2 है लार्जर बैंड गैप मटेरियल, तो किसी न किसी मटेरियल का बैंड गैप ज्यादा होगा किसी न किसी से। तो हम मान लेते हैं Eg1 बैंड गैप इज हायर देन Eg2, तो इसको हम कह देंगे वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर भी डिनोट कर देते हैं लोग, इसको नैरो बैंड, ठीक है। आसपास भी हो सकते हैं, बट एक मटेरियल का बैंड गैप दूसरे से तो ज्यादा ही होगा। तो फर्स्ट केस में जब पहले मटेरियल के बैंड गैप के अंदर ही दूसरा मटेरियल है पूरा, तो उसको कहते हैं हम स्ट्रेडलिंग। स्मॉल इजी मटेरियल इज विद इन लार्ज इजी बैंडेजेस। तो लार्ज मटेरियल की बैंडेजेस क्या है? ईसी और ईवी, इन दोनों के अंदर ही दूसरा पूरा मटेरियल है, दोनों बैंडेजेस है। EC2 और EV2 इज इनसाइड द EC1 EV1, ठीक है। टाइप 2 कौन सा है? ब्रोकन गैप। स्मॉल इजी मटेरियल इज आउटसाइड ऑफ लार्ज बैंड एजेस आइदर अबव और बिलो। तो ये इसका कहने का मतलब क्या है, इन दोनों बैंडेजेस के बाहर है दूसरा मटेरियल जो नैरो बैंड मटेरियल। तो आइदर ऐसा हो सकता है, तो नैरो बैंड कैसा बनेगा? ऐसा, जब कनेक्ट होगा, मतलब वो बेंडिंग भी हो सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से कनेक्ट होगा, ब्रोकन है। या फिर यहाँ पे EC2 या EV2 हो सकता है, तो इस टाइप का बनेगा। तो दोनों समवट एक जैसी लाइन हो जाएगी, ब्रोकन है, एक लाइन सी बन गई, ब्रोक हो गया बैंड, ठीक है। और तीसरा टाइप होता है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में क्या होता है कि वन बैंडेजेस ऑफ स्मॉल इजी विद इन लार्ज बैंड एजेस आइदर अबव और बिलो। तो एक बैंड EC या EV इन दोनों के बीच में रहेगा, तो या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। ये कंडीशन हो सकती है, और दूसरी कैसी हो सकती है? ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि एक बाहर है एक अंदर है, तो एक बैंडेजेस अंदर रहेगा दूसरे मटेरियल का। और तो फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेडलिंग। स्ट्रेडलिंग मीन्स दोनों बैंडेजेस इसी के अंदर रहेंगे, दोनों बैंडेजेस फर्स्ट मटेरियल के जो वाइड बैंड मटेरियल है उसके अंदर रहेंगे नैरो बैंड के। दूसरा टाइप है ब्रोकन गैप, जिसमें दोनों बैंडेजेस, जो छोटा मटेरियल है जिसका बैंड गैप कम है वो बाहर रहेगा। और थर्ड टाइप है स्टैगर्ड, मतलब एक बैंड अंदर और बाहर रहेगा। यही तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है।
उनको डिफाइन किस बेसिस पे करोगे? psi1 और psi2। psi1 psi2 क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और गामा वन क्या है? ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, बट इसको हम जनरली डिस्कस नहीं करते हैं। तो बैंड अलाइनमेंट ऑफ हेट्रोजंक्शन। तो सपोज ये सेपरेट मटेरियल है, ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है। हम कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, सब में एक जैसा ही फॉर्मेशन होता है। तो मटेरियल बैंड डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? पहले उसके हम वर्क फंक्शन लिख लें, हम उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख लें और आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्क फंक्शन लेंगे, मेटल में भी काम आएगा। तो इस मटेरियल का वर्क फंक्शन इस मटेरियल से कम है और अलग अलग हम ड्रॉ कर लें। ये सेपरेटली ड्रॉ किया हुआ है जब मटेरियल अलग अलग है, अभी जंक्शन बना नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कंडक्शन बैंड ऑफसेट कितना है, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है। तो इतना डिफरेंस है डेल्टा ईसी, और डेल्टा ईवी क्या है उसको हम जान लें। अब इसका फर्मी लेवल इससे ऊपर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना शुरू करेंगे, जिसका फर्मी लेवल हम जानते हैं ना। फर्मी लेवल अगर ये पहले मटेरियल का यहाँ पे है EF1, दूसरे मटेरियल का चाहे वो मेटल है, सेमीकंडक्टर, कुछ भी, जिसका फर्मी लेवल ऊपर है, सिंपली उससे इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल से नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से ही आएंगे। लेकिन फर्मी लेवल जिसका ऊपर है वो बताता है कि वहां पे जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, तो वो AC2 में इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे। तो जब यहाँ से और ये बहुत दूर तक मटेरियल क्या रहेगा, ये एन टाइप ही रहेगा, और ये बहुत दूर तक मटेरियल कैसा रहेगा, पी टाइप ही रहेगा। तो हम बाहर के एंड ड्रॉ कर लेंगे, जो बाहर एरिया के एंड है, इतना इतना बैंड अगर हम ड्रॉ कर लें, इतना इतना बैंड ड्रॉ कर लें अगर, तो वो जैसा बैंड है वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो बाहर ये पी टाइप ही रहेगा, ये एन टाइप रहेगा। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डेल्टा ईसी ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेंगे तो ये मटेरियल यहाँ पे कैसा बन जाएगा, लेसर एन टाइप। तो लेसर एन टाइप आप कैसे दिखाओगे, कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल से दूर जाता हुआ। तो लेसर एन टाइप कैसे दिखाओगे, कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल से दूर जाता हुआ। जब यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, लेसर पी टाइप, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे। तो वो कैसे दिखाओगे, कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल के पास आता हुआ, कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल के पास आता हुआ। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करोगे और डेल्टा ईसी डिफरेंस भी होना चाहिए, ठीक है। और सेम, क्योंकि बैंड गैप तो मेंटेन रहेगा, ये बैलेंस बैंड भी नीचे आएगा, ऐसी बैलेंस बैंड मेंटेन करने के लिए बैलेंस बैंड ऊपर जाएगा। तो और ये डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, जितना डेल्टा ईवी है वो यहाँ डेल्टा ईवी होना चाहिए, और जितना यहाँ डेल्टा ईसी है वो यहाँ डेल्टा ईसी होना चाहिए। तो ये क्या बन गया, एक स्पाइक सा बन गया। और हेट्रो जंक्शन में एक ब्रेक भी है, मतलब ये कंटिन्यूस बैंड नहीं है, यहाँ पे एक स्पाइक सा एरिया बन गया, ऐसा ऐसा जंक्शन बन गया कंडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन को इतना जो ब्रिज है या फिर कहो इतना हर्डल पार करना है जंप करने के लिए दूसरे मटेरियल में, ठीक है, जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे फर्मी लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले तो हम जब भी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, फर्मी लेवल ही ड्रॉ करते हैं, ताकि हम उसके बाद पूरा बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आइदर कोई भी कंडीशन हो, चाहे टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो, चाहे टाइप 3 हो, हमें क्या करना है, एक ही तरीके से बैंड डायग्राम ड्रॉ करने हैं हेट्रो जंक्शन के लिए, ठीक है। तो क्या करना है हमें कि पहले फर्मी लेवल कांस्टेंट ड्रॉ कर लो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हम एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा, बहुत दूर जो मटेरियल है वो पी टाइप ही रहेगा, जो टाइप है वही टाइप रहेगा, और बहुत दूर जो ये मटेरियल है ये एन टाइप ही रहेगा। अब हमें जंक्शन के पास में देखना है यहाँ क्या होना है। 2 पॉइंट ड्रॉ करो जो बता रहे हो कि डेल्टा ईसी जो डिफरेंस है डेल्टा ईसी रहेगा, जो डेल्टा ईवी है वो डेल्टा ईवी रहेगा। अब ये यहाँ पे कैसा मटेरियल बनेगा, ज्यादा एन टाइप ज्यादा पी टाइप, तो ये ऐसे जाएगा, ये नीचे आएगा, और फिर इन दोनों करेक्ट कर दोगे। ऐसे ये क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा और ये इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी भी आएगी, लेकिन बैंड डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो ये ब्रेकेज आता है बैंड में, जैसे होमो जंक्शन में क्या है, ऐसे कंटिन्यूस बैंड बन रहा था। अब हेट्रो जंक्शन में क्या बन रहा है, कंटिन्यूस नहीं बन रहा है। इस तरीके के अलावा भी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन डिसकंटिन्यूटी रहेगी। वो डिसकंटिन्यूटी किस वजह से है, वर्क फंक्शन की वजह से, डिफरेंस इन वर्क फंक्शन।
या कहो डेल्टा ईसी में जो डिफरेंस है सिमिलर टू वर्क फंक्शन ही है, वो डिफरेंस वही है, φ1 माइनस φ2 के आसपास ही अलग होगा, बट EC1 माइनस EC2 जो है वो किस वजह से है, वर्क फंक्शन की वजह से ही है। अंडर बायसिंग क्या होगा, जैसे जो पिछला डायग्राम है, अगर ये इक्विलिब्रियम में, अगर ये N है, ये P है, ठीक है, तो अगर हम इसमें फॉरवर्ड बाइस लगाएंगे तो फॉरवर्ड बाइस में कंडक्शन बैंड, इसमें N में नेगेटिव लगाएंगे, इधर आप पॉजिटिव लगाएंगे, तो अगर नेगेटिव लगाएंगे तो E इक्वल टू माइनस क्यू वी होता है, तो V नेगेटिव अगर लगाओगे तो माइनस क्यू वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ बैंड मूव कर जाएगा पूरा कंडक्शन और वैलेंस बैंड, तो ये जो स्पाइक थी ये कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करने लगेंगे। अगर रिवर्स वाइज करोगे तो आप क्या होगा, ये धीमे धीमे ये नीचे, थोड़ा रिवर्स वाइज किया तो इतना होगा, थोड़ा और किया तो इतना होगा, थोड़ा और किया पूरा नीचे आता जाएगा, तो ये रिवर्स बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। तो ये सिंपल हेट्रोजंक्शन है जो हम कभी, ये हेट्रोजंक्शन स्टडी हर एक जगह काम आएगी, क्योंकि आप इसे बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे सोलर सेल के कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं, सपोज 6 या 7 लेयर है, तो हेट्रोजंक्शन हर जगह आप यूज करेंगे। सपोज ये एन टाइप लेयर है, यहाँ भी एन टाइप है, तो एन प्लस के बीच में हेट्रोजंक्शन कैसा रहेगा ये भी हम देख सकते हैं। या कोई भी एन और पी ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, किसी भी मटेरियल की स्टडी करने के लिए आपको हेट्रोजंक्शन की आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि हेट्रोजंक्शन का यूज प्रैक्टिकल पर्पज में बहुत कम आता है। कहीं बहुत कम आप जगह देखेंगे सेमीकंडक्टर में जहाँ पे होमोजंक्शन हो, हर जगह मैक्सिमम जगह हेट्रोजंक्शन ही होता है। क्यों? क्योंकि पी टैप और एन टैप बना लेना एक ही मटेरियल के, सिमिलर मटेरियल के, बहुत डिफिकल्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम सिलिकॉन, सिलिकॉन के अलावा जैसे जर्मेनियम है, इन सब का पी टैप बनाना टफ होता है, और खासकर जैसे जेड जिंक ऑक्साइड है जो हम TCO एज यूज करते हैं, एल्यूमिनियम डोप जिंक ऑक्साइड, इसका पी टैप बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्टेबल नहीं होते हैं। तो जिनके जैसे इसका एन टैप स्टेबल होता है, तो एन टैप आसानी से यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन का सपोज पी टैप एन टैप दोनों स्टेबल, इसका पी टैप यूज कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन बना के आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।